दोस्त, अगर आने वाले दिनों में आपका भी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर है तो इस वीडियो को आप स्किप बिना करके पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आने वाली जितनी भी शिफ्टें लगभग अब इसी तरह का आने वाला है, तो अब हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एनालिसिस ना करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूं वो आप एक नोट्स लीजिए, उसमें लिख लीजिए, क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई है वो सीजीएल भी क्वालिफाई किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनके पुलिस में भी लगभग 84 नंबर थे, तो वो एग्ज़ाम देने गए हैं। तो उनका क्या कहना है, ओवरऑल रीजनिंग का कैसा उन्हें पैटर्न लगा, मैथ कैसी लगी, सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि उनसे मैंने बोला था कि लिख के लाइएगा, तो हालांकि वो लिख के लाए थे लेकिन वो जमा कर लिया गया था वहाँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया है। वो अपने कॉलेज के टॉपर भी रहे हैं, मतलब अभी उनके नंबर आए थे 76, लेकिन 76 नंबर आना भी इतना ज़्यादा टफ हो गया था ना। मैं आपको अभी पूरा समझाता हूँ कि किस कदर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या आ रहा है, किस तरह से ये व्यापम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और स्किप तो बिल्कुल मत करिए। मैं इसमें मैथ भी सॉल्व कराऊंगा, जीके जीएस के प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल सोच रहा हूँ, देखो दोस्त, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखो अपने पास पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो सारा कुछ है, अपन सॉल्व करेंगे। मैं 2 घंटे तो बकवास नहीं कर सकता हूँ कि लाइव आके आपके साथ 2 घंटे यहाँ पर बकवास करूँ और उसका जो ओरिएंटेड है वो कुछ ना निकले। मतलब कोई कुछ भी बता देता है, लोग लाइव चलाने लगते हैं, तो उसको देखने से अच्छा है कि आप अपने 10 से 20 मिनट दीजिए, आपको एक सटीक एनालिसिस मिल जाए, रिव्यू मिल जाए, उसको आप कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप भटकेंगे तो भटकते रहेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपन जीके जीएस और मैथ डिस्कस कर लेंगे हैं। देखो ऐसा है कि इस बार जो जीके जीएस तो ठीक है, जो पुलिस में आई थी लगभग उसी की तरह, थोड़ा सा जीके का पैटर्न उसमें टफ किया है, क्योंकि उसमें एमपी थोड़ी पूछ ली गई थी, इसमें एमपी का वेटेज कम है ना। और दूसरी चीज़, साइंस कह सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस में साइंस आई थी हुबहू उसी प्रकार की साइंस पूछी जा रही है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है ना। अब देखो मैथ का मैं कहूँ, मैथ और रीजनिंग में तो इस बार ऐसा है कि रीजनिंग में प्रश्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो आपके पास जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक आपके पास वो आ नहीं सकते, और कोई भी टीचर वो क्वेश्चन कभी कराता नहीं है। अब पता नहीं व्यापम बैठ के वो प्रश्न बनाता है और वो पटक देता है व्यापम वाले एग्जामों में। तो रीजनिंग इस प्रकार की आ रही है, जिन्होंने मुझे बताया है वो वाकई में बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, फिर भी उनको वो प्रश्न समझ में ही नहीं आए कि करना क्या है। उनके पास 20 से 25 मिनट बचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो अब रीजनिंग के जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको करते हैं। फिर भी उनका टाइम 20 से 25 मिनट पूरा खराब हो गया, वो क्वेश्चनों का कुछ हुआ नहीं, वो बने नहीं। मतलब उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, और इस तरह से रीजनिंग के कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। लेकिन मैथ ओवरऑल ठीक आ रहा है, आपसे बनने लायक आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में मैथ आपको सॉल्व कराऊंगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप आने वाले शिफ्ट में जब भी आपका पेपर है तो आप हुबहू उसी तरह से पैटर्न पे क्वेश्चन करके चले जाएं, आपका पेपर अच्छा जाए, है ना। चलिए, और मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा, पहले अपन जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वरना मैं, देखो आपको पता है मैं वीडियो बहुत कम लाता हूँ, लेकिन जो भी लाता हूँ रियल लाता हूँ। फेक अपन कभी कुछ भी ना दिया है, ना अपन आगे देंगे, है ना। चाहे वीडियो वगैरह चले ना चले वो अलग बात है। तो देखो पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन का लेवल देखो, जब वास्को डिगामा भारत आया था तब उसका स्वागत किस राजा ने किया था। तो वास्को डिगामा जब भारत आया था तो कालीकट के राजा जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। तो ये प्रश्न आपका आया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इस वंश की स्थापना किसने करी थी, हरियर एवं बुक्का ने, ठीक है, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आया था, देखो प्रश्न का लेवल देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी से संबंधित नहीं है। अब 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन सा गांधीवादी से संबंधित नहीं है। हो सकता है इसमें से 1-2 ऑप्शन आर्टिकल मतलब इधर उधर हो, लेकिन ऐसे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि जैसे जो 40 है वो ग्राम पंचायत से संगठन का संबंध रखता है, 44 है समान नागरिक संहिता है, और जो आपका 45 है वो हो जाएगा बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसमें ऐसे ही पूछा था प्रश्न, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। मुझे भी इसमें डाउट है कि इसका क्या होगा।
ऐसे प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर है, और लगातार छठी बार ये स्वच्छ शहर के उसमें आया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रश्न सरल पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो आपको पता है केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी अपन कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? अगर कभी आगे पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। और आपकी क्रोमेटिन की अगर खोज पूछी जाए तो वो कितने, फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, क्रोमोसोम की अगर खोज पूछी जाए तो नागेरी ने की थी, है ना। इतना थोड़ा सा मैंने इधर से अगर बाय द वे आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न था वो आया था आपका, नेक्स्ट प्रश्न आया था आरएनए। आरएनए से रिलेटेड था, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आरएनए क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज अगर पूछी जाए तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और दूसरी चीज़, ये डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब आता हूँ मैं मैथ पे। मैथ पे किस तरह से हुआ यही प्रश्न पूछा गया था, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, आप देखते जाइएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दोस्त, क्वेश्चन आया था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 सालों में अपने से दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर पर 2 साल में 40,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी होगी? हुबहू यही प्रश्न आया है, मैंने एग्जैक्ट डेटा के साथ आपको बता दिया है। मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूं ताकि आपको पता चल जाए किस फॉर्मेट से। हालांकि आपके तरीके अलग होंगे। देखो, इसमें बहुत पैटर्न है। सीआई में ना आप मतलब इसमें तो ये देखो एसआई और सीआई का मिक्सचर करके नॉर्मल दिया है, लेकिन जो एसआई से और सीआई से प्रश्न मतलब सीआई एसआई से तो लगभग हो ही जाता है नॉर्मल। जो फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज से 4 सालों में, जैसे मुझे पता नहीं है क्या धनराशि है, तो पी और क्या है, मैं मान लेता हूँ इसको 100 मानता हूँ। ठीक है, तब इसको सॉल्व करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि कोई धनराशि जैसे 100 मैंने मान ली, 100 है, और क्या बोलते हैं उसका टाइम कितना है, 4 सालों में। ठीक है, उसकी रेट पता नहीं है अपन 100, और बराबर उसका अगर ब्याज अपन देखें तो देखो 100 पे दुगनी हो जाती है, तो दुगनी मतलब 200, और ब्याज कितना मिला, मतलब 100 अपन को ब्याज मिला। अब देखो 100 से ये 100 कट जाएगा, और ये 4 से काट दीजिए 25, मतलब इसकी जो रेट निकल के आई है वो अपनी आ गई 25। ठीक है, रेट निकल के आ गई 25। उसके बाद चलो अपन रेट याद रखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं ना। अब उसके बाद कहा है कि 25 की रेट, अपनी रेट कितनी निकल के आई, 25%। अब उसके बाद कहा है कि 2 सालों में 40,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी। तो आप इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 4 से 5 हो रही है, और 4 से 5 हो रही है, क्योंकि 2 साल में पूछा है। तो इधर हो गया 16, इधर हो गया 25। अब देखो कितने की है, यहाँ पर 40,000 की धनराशि है, तो 40,000 बटे कितना हो जाएगा, 40,000 बटे हो जाएगा आपका 16, और कितना निकालना है आपको, 25, ये निकालना है। आप इसको सॉल्व कर लो। तो एक बार इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसको काट के। तो अब देखो यहाँ पर जगह कम है इसलिए ये बन नहीं रहा है, तो 625000 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना है ना। अभी मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में, तो उस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है, वरना अपन सॉल्व अच्छे से करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुबहू यही प्रश्न आया है आपका। देखो एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्त, देखो प्रश्न क्या है, नाव धारा से प्रश्न आया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जो डेटा उनने दिया था और उनके जो ऑप्शन थे, मतलब पेपर की बात कर रहा हूँ। एक चीज और याद रखिए, पेपर में 2 प्रश्न थे जिनके ऑप्शन सही नहीं थे, 2 प्रश्न थे जिनके ऑप्शन सही नहीं थे, और 2 प्रश्न थे ऐसे थे जो हिंदी में ठीक थे लेकिन वो इंग्लिश में गलत दिए, मतलब हिंदी में गलत दिए हुए थे, इंग्लिश में सही दिए हुए थे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब वो तो जिसका एग्जाम था वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है पढ़ने में, तो वो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उलझे रह जाते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़िए, स्किप करिए, आगे बढ़िए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको इस वजह से इसका पैटर्न पता ही होगा। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, तो मतलब प्रतिकूल जाएगा तो x + y, अगर वो जाता है कितना 40 किलोमीटर, कितने 8 घंटों में। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो अनुकूल जाता है तो x - y। चलिए एक बार फिर से करते हैं। देख दोस्त, इसमें सबसे पहले अनुकूल दिया था, उसके बाद प्रतिकूल होगा। तो देखो यहाँ पर ये हो सकता है उल्टा लग गया, अपन इसके साथ सॉल्व कर दे रहे हैं ना। जो उनने डेटा दिया था उसमें पहले
आपका शायद अनुकूल था। चलिए अपन देखते हैं। तो x माइनस बाई आपको दिया है कि 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में, और x प्लस बाई मतलब अनुकूल जा रहा है कितना, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। तो आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगी आपकी चाल 5 और यहाँ से आ जाएगी 6 की, ठीक है। अब एक काम करिएगा, आप डायरेक्ट में सॉल्व कर देता हूँ। देखो बाई से बाई कट जाएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2x बराबर आ जाएगा 11। अब जब आप 2 का इसमें भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो धारा की गति पूछी है, मतलब यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे x की, तो यहाँ पर 5.5 से यहाँ पर 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप माइनस कर दोगे। तो आप इसको सॉल्व कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। देखो LCM और SCF के दो प्रश्न आए थे, जिसमें से एक मैंने ये प्रश्न लिया है, एक सिंपल था, एक मतलब इस तरह से आया था जिसका डिफरेंस था, मैं आपको बता दूंगा। देखो ये तो आप सिंपल ऐसे कर लीजिए कि देखो LCM एक सेकेंड, LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये आप कर लीजिएगा। 12 इंटू 240 बराबर 24 है, आप इसको काट देना, 12 दूनी 24 और 2 से ये काटेंगे, 2 कम 2 दूनी 4, मतलब 120 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप निकाल लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको आप थोड़ा सा ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हुबहू प्रश्न ऐसे ही आया था, लेकिन बस ये उनने ये नहीं बता पाई, उसका डिफरेंस 21 दिया हुआ था। आज के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने प्रश्न उसी प्रकार से ले लिया है कि दो संख्याओं का SCF और LCM 15 और 300 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब इस तरह से प्रश्न है। तो देखो एक काम करिए, वही फॉर्मूला लगाइए, LCM इंटू SCF। पहले मैं एक बार वो फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूँ, है ना। देखो क्या था, LCM इंटू SCF बराबर अपन मान लेते हैं फर्स्ट और मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है, यही है ना। अब देखो LCM कितना था अपना, 15 था, और SCF कितना था आपका, 300 था, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, डिफरेंस 15 का था, तो अपन को ये ना ऑप्शन से थोड़ा ऑप्शन को भी देखना है, क्योंकि अभी ऑप्शन बता नहीं पाए। तो अपन देखेंगे दो संख्याएं उठानी है, तो अपन 60 और 75 लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस था वो 15 का हो गया, और 60 और 75 का जब गुणा करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। जब योग करेंगे तो इसको अपन जोड़ेंगे 75 और 60 को, तो 5 और 6 6 12 13, मतलब 135 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आया था आपके पेपर में। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको मैं एक ही बार में कराता हूँ, ये मैंने अपने मन से मान ली है, लेकिन वहां पे ये तीनों चीजें पूछी गई थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखो सबसे पहले अगर माध्य पूछा जाए तो माध्य कुछ नहीं, इसको आप जोड़ लीजिए, 2 5 6 9 3 5 3 1, और इनको अगर काउंट करेंगे तो ये लगभग आपका हो जाएगा 37। 37 के बाद ये मतलब माध्य होता है एवरेज, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 37/9 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका माध्य, ठीक है, माध्य। अब उसके बाद क्या है, माध्यिका अगर पूछे तो माध्यिका कैसे करते हैं, माध्यिका में कुछ नहीं है। माध्यिका में इसको आप सबसे पहले अरेंज कर लीजिए, तो अरेंज करेंगे तो अरेंज कैसे होगा, जैसे 1 2 3 3 3 5 5 6 और 9। अब अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो जो बीच की संख्या है उसी को आंसर कर देंगे, तो वो हो जाएगी आपकी माध्यिका, तो माध्यिका इसकी हो गई 3। अब उसके बाद बहुलक, बहुलक में कुछ नहीं है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही आंसर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें 3 था, तो जो इसका बहुलक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, माध्यिका भी इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को मैंने बता दिया है, आप इसको थोड़ा सा और करेंगे, क्योंकि पेपर में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या आया था। देखो नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका, देखो किसी शहर की जनसंख्या 6 लाख है, एक दशक में 30 मिलियन हो जाती है, तो एक साल की औसत, मतलब अधूरा प्रश्न उनके तरफ से आया है, या मैं मतलब सुन नहीं पाया था, उन्हें बोला तो था, तो आप इसको देख लीजिए। इस तरह से मतलब जनसंख्या वृद्धि पे जो प्रश्न आए थे आपके पुलिस में, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, है ना। एक चीज और, कैलेंडर के प्रश्न इस तरह से आ रहे हैं कि 16 जनवरी, ये एग्जैक्ट प्रश्न है, 16 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 17 अगस्त 2010 को क्या होगा। बाद बाकी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सीरीज से प्रश्न कम देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जो ऑड वन आउट होता है ना, उससे प्रश्न बन रहे हैं कि इसमें से गलत छांटिए, है ना। और रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनका बनना बहुत मुश्किल है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन आ रही है, तो आप उनमें उलझे ना, उनसे आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने लगभग ओवरऑल आपको बता दिया है।
टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको प्रश्न मिलें तो आप टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। बाद बाकी अगर आप लोग बोलेंगे कि अगर आप टॉपिक पर इस पे वीडियो बनाइए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, वरना अब मैं इसके आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो भी लोग नए हैं और आपको लगता है कि रियल जो चीज़ें हैं वो अगर मेरे द्वारा बताई जाती हैं, आप अपने दोस्तों से पता करिए, एक बार उनको फ़ोन लगाइए और पूछिए आपका पेपर था क्या, वाकई में ये प्रश्न आए हैं, तब आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।